आपको लाइव सेशन यहाँ नहीं मिल रहा था और अपलोडेड वीडियो मिल रही थी, लेकिन आज यह लाइव सेशन का ही कार्यक्रम है। आप कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों पर, आपके किए हुए टिप्पणी पर भी चर्चा आज होगी। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे और आज का जो विषय है वह है विज्ञानमय कोश। तो विज्ञानमय कोश क्या है और विज्ञानमय कोश पर ही आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। तो विज्ञानमय कोश अर्थात विज्ञान अर्थात जो अब पहले यहाँ पर जब हम विज्ञानमय कोश की बात हम कर रहे हैं, तो विज्ञान का अर्थ भी हमें समझना चाहिए। यद्यपि हम चलेंगे कि वास्तव में विज्ञानमय कोश है क्या और आदिगुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में इसके विषय में क्या लिखते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन विज्ञान का जो अर्थ है वो भी समझना चाहिए। विज्ञान शब्द का अर्थ क्या है? विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? तो विज्ञान शब्द का अर्थ है जो ज्ञान का विरोधी तत्व है। विज्ञान जो है वो ज्ञान का विरोधी तत्व है। ऐसे इस बात को समझना चाहिए। तो विज्ञान ज्ञान का विरोधी तत्व है, इसीलिए उसका नाम विज्ञान है। जैसे कि कृति और विकृति, भक्ति और विभक्ति, जैसे कि योग और वियोग, राग और विराग, वैसे ही ज्ञान और विज्ञान। तो विज्ञान जो है वो ज्ञान का विरोधी तत्व है। ठीक, जो विज्ञान है वो ज्ञान का विरोधी तत्व है। पहले तो आप इसका शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से समझिए। अब हम चलते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश वह कोश है जिसके द्वारा जो है अविद्या उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा मिथ्या अनुभूतियां होती हैं। जो इंद्रियां हैं वह मिथ्या विषय को ही ग्रहण करती हैं। जो बुद्धि है वो अविद्या को ही ग्रहण करती है। तो वास्तव में जो ऐसा अहंकार जो आपको कर्तापन और भोक्तापन का एहसास करवाता है, यद्यपि आप ना होते हुए भी आपको कुछ होने का एहसास करवाता है, और अविद्या ग्रहण करता है, माया को ग्रहण करता है, मिथ्या को ग्रहण करता है, वह विज्ञानमय कोश है। वह विज्ञानमय कोश है। ठीक, अगर साधारण भाषा में कम से कम शब्दों में इस विषय को समझना हो तो विज्ञानमय कोश का जो अस्तित्व है, अगर हम सांख्य के अनुसार इसको, हालांकि यद्यपि यह विषय वेदांत का है, तो सांख्य में जो बताया जाता है प्रकृति के विकास में जो प्रथम तत्व बनता है वह महत तत्व है, अर्थात बुद्धि है। बुद्धि है। ठीक, उसके बाद अहंकार, मन, चित्त का भी निर्माण हो जाता है, विकास हो जाता है, वह भी विकसित हो जाती हैं। तो बुद्धि जो है वही, क्योंकि अब तक हम अगर पंचकोशों की बात करें तो अन्नमय कोश, शरीर अन्न से बनने वाला जो स्थूल शरीर है, प्राणमय कोश जो इसमें प्राण चलने वाले हैं, जो वायु का जो अलग अलग विभाग है और विकृतियां हैं, वह प्राणमय कोश है। मनोमय कोश, मन का विषय आ गया यह, और यह प्राण से ऊपर है। मन जो है प्राण पर नियंत्रण रखता है। और इससे भी ऊपर बुद्धिमय कोश है, अर्थात बुद्धिमय कोश ही विज्ञानमय कोश है। बुद्धि के द्वारा जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही हैं और बुद्धि के द्वारा जो अविद्या का ग्रहण हो रहा है, अविद्या का जो ग्राह्य है, जो उसको स्वीकार किया जा रहा है, और अज्ञानता को ही, जो ज्ञान का विरोधी तत्व है, उसी का ग्रहण होता है बुद्धि से। तो इसीलिए इसे विज्ञानमय कोश भी कहते हैं। और उसी की सारी सृष्टि में हमें वही विज्ञान ही दिखता है। विज्ञान दिखने का मतलब है कि हमें सृष्टि में मिथ्या ही दिखता है। गो गोचर जहां लग मन जाई सो सब माया जान हो भाई। जहां जहां तक यह इंद्रियां जाती हैं और उन इंद्रियों के साथ जहां जहां तक मन जाता है, सब विज्ञान है, सब मिथ्या विषय है। ठीक, यद्यपि वह मिथ्या विषय भी एक निश्चित नियमों में बंधा हुआ नजर आ रहा हो, क्योंकि नियम में तो बंधा ही हुआ है। वो मिथ्या विषयों को बंधन तो है ही। तो मिथ्या विषय भी एक बंधन में, एक प्रोटोकॉल में,
एक सिस्टम में आपको दिखाई दे रहा हो, लेकिन फिर भी वो मिथ्या है। ठीक, तो यह हमें समझना पड़ेगा। ये विज्ञानमय कोश के बारे में इस प्रकार से विज्ञानमय कोश को और विज्ञान को समझना चाहिए। अब हम चलते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की व्याख्या पर कि वह क्या कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, विज्ञानमय कोश के विषय में क्या क्या कहते हैं। लेकिन लंबी चर्चा है ये, लेकिन आज कुछ चर्चा हम इस पर करेंगे। तो बुद्धिर बुद्धिन्द्रिय सार्धम सवृत्ति कर्तृलक्षण विज्ञानमय कोश स्यात् पुंसः संसार कारणम। ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है। ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही क्या है? ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है। बुद्धि को ही यहां पर विज्ञानमय कोश बताया जा रहा है, जो पुरुष के अर्थात जो जीव के जन्म मरण स्वरूप संसार का कारण है। तो यह विज्ञानमय कोश ही मुख्य कारण है, इसी में संस्कार और इसी में कर्म रहते हैं। ज्ञानेन्द्रियों के साथ वृत्ति युक्त बुद्धि ही कर्तापन के स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश है, जो पुरुष के जीव के जन्म मरण रूप संसार का कारण है। ठीक, अनुव्रजी चित्त प्रतिबिंब शक्ति ही शक्तिर्विज्ञान संज्ञ प्रकृतिर्विकार ज्ञान क्रियावान हमित्यजस्रम देहेन्द्रियादिष्वभिमन्ते। चित्त और इंद्रियादि का जो अनुगमन करने वाली चेतन की प्रतिबिंब शक्ति जो है, प्रतिबिंबित शक्ति जो है, वही विज्ञान है। जो आत्मा की प्रतिबिंबित शक्ति कहिए या फिर चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। विज्ञान नामक प्रकृति का विकार अर्थात कि प्रकृति का विकार ही प्रकृति का विकास है। विकृत होकर ही प्रकृति विकास करती है, इवॉल्व करती है। तो वह विज्ञानमय कोश में पहले इवॉल्व करती है। ठीक है, अर्थात बुद्धि सबसे पहले उसका प्रादुर्भाव होता है। तो चित्त और इंद्रियादि का अनुगमन करने वाली चेतन के प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। चेतन की प्रतिबिंब शक्ति ही विज्ञान नामक प्रकृति का विकार है। वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूं, वह मैं ज्ञान और क्रियावान हूं, ऐसा देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान किया करता है। और इसी के कारण जो है, इस विज्ञान के कारण, इस बुद्धि के कारण ही यह भाव आ जाता है कि मैं ज्ञान हूं, मैं क्रियावान हूं। देह इंद्रिय आदि में निरंतर अभिमान की भावना भी आ जाती है इसी विज्ञानमय कोश के कारण। चलिए आगे कहते हैं, अनादिकालो अयमहं स्वभावो जीवः समस्तव्यवहारवोढा करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि भुङ्क्ते विचित्रास्वपि योनिषु व्रज नयाति निर्यात्यध ऊर्ध्वमेषः अश्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्नावस्था सुख दुख भोगः देहादिनिष्ठा श्रम धर्म कर्म गुणाभिमानम सततम ममेति विज्ञानकोशो अयमति प्रकाशः प्रकृष्ट सानिध्य वशात परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य इदात्मधि संसरति भ्रमेण। ठीक, अब ये कहते हैं कि यह जो अहम स्वभाव वाला जो बुद्धि है, अब बुद्धि के अंदर क्या है? अभिमान है। बुद्धि के अंदर मैं ज्ञान हूं, मैं क्रियावान हूं, मैं भोगता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, ये सब चीजें हैं बुद्धि में। इसीलिए बुद्धि अविद्या को प्रकट कर कर अहंकार का विकास करती है। क्षमा करें, अविद्या को ग्रहण कर कर अहंकार का विकास करती है। बुद्धि अविद्या को ग्रहण कर कर अर्थात इंद्रियों के माध्यम से माया को अनुभव कर कर, माया को ग्रहण कर कर अहंकार का विकास कर देती है, अहम भाव का, अभिमान का विकास कर देती है। इसलिए यहां कहा गया यह अहम स्वभाव वाला विज्ञानमय कोश ही, अहंकार स्वभाव किसका है? अहंकार का वास कहां पर है? तो विज्ञानमय कोश में है। ठीक, तो विज्ञानमय कोश ही अनादिकालीन जीव और संसार के समस्त व्यवहारों का निर्वाह करने वाला है।
बार बार जन्म लेना और बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, जो जीव का यह चक्र है, यह विज्ञानमय कोश के कारण ही है। ठीक, क्योंकि अहम भाव जो बना हुआ है जीव का, वह विज्ञानमय कोश में ही बना हुआ है। वह विज्ञानमय कोश में ही अहम भाव बना हुआ है। तो जो अहम भाव है जीव का, वह विज्ञानमय कोश में बना हुआ है। और विज्ञानमय कोश में बने होने के कारण ही यह भारी समस्या है कि विज्ञानमय कोश अहम भाव उसमें बसा हुआ है। ठीक ना? तो इसीलिए और उसी अहम भाव के कारण, उसी विज्ञानमय कोश के कारण पुनरपि जननम पुनरपि मरणम की गति लगी हुई है। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम की गति चल रही है। ठीक है, तो ये यहां पर आ जाता है। और इसी के आधार पर फिर आगे कहते हैं, यह अपनी पूर्व वासना से, यह विज्ञानमय कोश अपनी पूर्व वासना से पुण्य पापमय अनेकों कर्मों को करता है और उनके फलों को भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण भी करता है। यह जो विज्ञानमय कोश है, यह विचित्र योनियों में जीव को भ्रमण भी कराता है। इसीलिए कहा गया, करोति कर्माण्यपि पूर्ववासनः पुण्यान पुण्यानि च तत्फलानि भुंक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु व्रज न्याति निर्यात यद्ध ऊर्ध्वमेशः। भुंक्ते विचित्रा स्वपि योनिषु, अर्थात विचित्र योनियों में, करोति कर्माण्यपि पूर्ववासना पुण्यान्य पुण्यानि च तत्फलानि, अर्थात कि अनेकों प्रकार के कर्मों को करना, वासनाओं के, पूर्व वासनाओं के वशीभूत, और पुण्य और पाप कर्मों को करना, उनका फल का भोग करना, और इसी कर्म फल के कारण अनेकों योनियों में भ्रमण करना, यह लगा रहता है। किसके कारण लगा रहता है? इस विज्ञानमय कोश के कारण लगा रहता है। ठीक, तो कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है, नीचे ऊपर योनियों में चलता रहता है। फिर कहते हैं आगे, इसी विषय को समझाते हुए आदिगुरु शंकराचार्य ने क्या कहा कि अस्यैव विज्ञानमयस्य जाग्रत स्वप्न आद्यवस्था सुख दुख भोगः, अर्थात अस्यैव विज्ञानमस्य जाग्रत, अर्थात यह जो जागृत अवस्था है, स्वप्न आदि अवस्थाएं हैं, सुख दुख आदि भोग देहादि से संबंधित आश्रम आदि के धर्म कर्म, गुणों का अभिमान, कुल का अभिमान और ममता आदि सर्वदा इस विज्ञानमय कोश में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं ये सारी चीजें? मोह, ममता, माया, वासनाएं, धर्म कर्म, चाहे सद्गुण हो चाहे दुर्गुण हो आपके, वह विज्ञानमय कोश में ही रहते हैं। तो यह विज्ञानमय कोश के बारे में बताया, और यही इसी कारण से विज्ञानमय कोश ही कर्म फल को करवाने और भोगने वाला बनता है, और अहम भाव वाला बनता है, और जन्म मरण के चक्कर में भटकने वाला भी बनता है। ठीक, तो देहादि निष्ठाश्रम धर्म कर्म गुणाभिमान सततम भवेति। तो देहादि निष्ठा अर्थात कि जो भी देह आदि संबंधित आश्रम आदि धर्म कर्म जो भी है, गुणों का अभिमान है, ममता आदि, सब विज्ञानमय कोश में ही यह रहता है। फिर आगे इस विषय में और रहस्यमयी बातें की जा रही हैं। आदिगुरु शंकराचार्य इस विषय में और रहस्यमयी बातें करते हुए क्या कहते हैं? विज्ञान कोशो अयमति प्रकाशः, विज्ञान कोशो अयमति प्रकाशः प्रकृष्ट सानिध्यवशात् परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधि संसरति भ्रमेण। ठीक, विज्ञान कोशो अयमति प्रकाशः प्रकृष्ट सानिध्यवशात् परात्मनः अतो भवत्येष उपाधिरस्य यदात्मधि संसरति भ्रमेण, अर्थात यह आत्मा की अति निकटतम अवस्था भी है, यह विज्ञानमय कोश जो है, इसलिए इसको बुद्धि कहा गया। तो जो बुद्धि तत्व है, अगर हम प्रकृति के 24 तत्वों की बात करें सांख्य दर्शन के अनुसार, तो उसमें बुद्धि तत्व जो है वह पहले नंबर पर आता है। प्रकृति के बाद वही सबसे पहला विकास है। यद्यपि प्रकृति को भी एक तत्व मान लिया गया है, तो इसलिए 23 तत्व होते हैं। अगर प्रकृति को छोड़ दे तो इन 23 तत्वों में सबसे पहले नंबर पर बुद्धि तत्व आता है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि यह आत्मा के सबसे निकटतम तत्व भी है। यह विज्ञानमय कोश आत्मा के सबसे निकटतम कोश वाला है यह। ठीक, इस तरह से भी इसको समझाया जा रहा है, और भी इसके कई रहस्य खोले जाएंगे आगे। तो यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, यह तेजोमय है, यह प्रकाशमय कोश है।
यह आत्मा की अति निकटता के कारण अत्यंत प्रकाशमय है, अतः यह इसकी उपाधि है, जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि करके यह जन्म मरण रूप संसार चक्र में पड़ता है। जिसमें भ्रम से आत्मबुद्धि कर कर, अर्थात भ्रमवश इसी को लोग आत्मा मान लेते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि आत्मा भटकती है, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, तो वास्तव में यहां पर विज्ञानमय कोश को ही कहा जा रहा है, वास्तव में यहां पर बुद्धि को ही कहा जा रहा है। ठीक, विज्ञानमय कोश के, क्योंकि उसी में सारे गुणों का, सद्गुणों, दुर्गुणों, कर्म फल और जन्म मरण के जितने भी चक्र हैं, वह इस विज्ञानमय कोश में निहित संस्कारों, कर्मों के कारण इसी के द्वारा होते हैं। विज्ञानमय कोश के द्वारा ही ये सारी घटनाएं घटती हैं। ठीक, तो यह विषय हमें समझना चाहिए और इस विषय को समझकर निश्चय ही हमें आत्मा और विज्ञानमय कोश को अलग अलग समझना चाहिए। यह बुद्धि का विषय, आत्मा जन्म मरण का कारण नहीं बनता, आत्मा पुनर्जन्म का भी कारण नहीं बनता, आत्मा कर्म फल के भोग का भी कारण नहीं बनता, परंतु विज्ञानमय कोश है। तो अब कैसे है? आत्मा भी है इसमें, आत्मा भी, अब यह भी कहा गया कि आत्मा का निकटतम है। ये आत्मा का निकटतम होने के कारण यह तेजोमय है, यह प्रकाशमय है। आत्मा के निकटतम होने के कारण यह प्रकाशमय है। यह बात भी समझाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। ठीक है, तो यह सारी बातें हमें समझनी चाहिए और समझकर अपने आप को जानना चाहिए, स्वयं को, सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना ही तो उद्देश्य है, आत्म साक्षात्कार ही तो उद्देश्य है। ठीक, तो इतनी बातें विज्ञानमय कोश में आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर करते हैं कि यह बुद्धि है। और विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान का विरोधी तत्व है, इसलिए विज्ञान मिथ्या को ग्रहण करने वाला है, मिथ्या का ज्ञान कराने वाला है, सत्य का ज्ञान कराने वाला नहीं, आत्मा का ज्ञान कराने वाला नहीं। ठीक, तो ये विषय हमें स्पष्ट करना चाहिए। तो विज्ञानमय कोश के बारे में आज ये चर्चा हुई। कल फिर थोड़ी सी चर्चा विज्ञानमय कोश में और बचती है, आत्मा और बुद्धि का संबंध बताने के लिए। ठीक है, तो चलिए उसको भी हम आगे श्रवण करेंगे और कल उस विषय पर हम चर्चा करते हैं। और आज जो है आपके कमेंट्स को अब देखते हैं, अब उनका समय है। ठीक, चलिए, शर्मानंद पंडित जी बहुत अभिनंदन, विक्रम सिंह जी बहुत अभिनंदन, जगत नारायण जी, बबीता धीमान जी, राजू पाल जी, बलदाऊ नाथ योगी, मुकेश प्रसाद जी बहुत अभिनंदन है, पूनम सेठी जी बहुत अभिनंदन, भूप सिंह खीचर, राम विनोद कुमार सूद, केन शर्मा, अर्जुन चौहान, सुरम पटियाल, अनिल कुमार, शंकर प्रसाद, प्रभात सोनी। जब हम भगवान से मन में कुछ कहते हैं तो क्या वो हमारी बात सुनते हैं? सब सुनते हैं जी, क्यों नहीं सुनते हैं। लेकिन जो आपको मिलना है वो आपके अपने कर्मों से ही फलों की प्राप्ति होनी है। सविता नायक जी, ओम तत्सत, रतन सिंह जी, रमेश पेशवानी जी, राकेश मराठे जी, पिंटू वासवा, बजरंग शर्मा, बलवंत सिंह गोहिल, संजीव कुमार। क्या लाइव वीडियो में हर कोई कमेंट नहीं कर सकता है? क्योंकि कभी कहीं चैटिंग लॉक रहता है। जी नहीं, लॉक तो नहीं है, ऐसा कुछ लॉक नहीं होता। हाँ, सब्सक्रिप्शन के लिए डिमांड हो सकता है कि आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो फिर कहीं कहीं आपको दिक्कत आ सकती है कमेंट करने में। ठीक है, लेकिन चैटिंग लॉक रहता है ऐसी बात नहीं है, वो यूट्यूब का ही अपना वो है। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप चैनल पे आ रहे हैं और आपको कमेंट करने की इच्छा हो रही है, तो अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, तो बड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, जीवन गोस्वामी जी, अब आप पूछेंगे कि क्या सब्सक्राइब बिना किए कमेंट नहीं कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, सब्सक्राइब बिना कमेंट भी कई लोग यहां कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में दिक्कत आ सकती है। भविष्य में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म हमारा नहीं है, यह यूट्यूब का है। और हमारा भी होता या कोई भी कुछ कहीं भी कुछ होता तो प्राकृतिक रूप से कुछ ना कुछ बंधन तो बनते ही बनते हैं, नहीं बनने का प्रश्न नहीं उठता। और जो नहीं, जो कहते हैं कि कोई बंधन नहीं है, वो कहीं ना कहीं से दूसरे तरह से बंधन बना देते हैं। ठीक है जी, तो ये समझ लीजिए।
तो जरूर आप सब्सक्राइब कर दें, तो फिर ये दिक्कत आपको नहीं आएगी। दीपक सिंह रावत, बिना कर्मों के सबसे पहले जन्म कैसे होता या हुआ होगा? बिना कर्मों के सबसे पहले जन्म, यह जीव जगत है, बिना कर्म संस्कार के नहीं है, ठीक है? और यह जीव जगत, कर्म संस्कार, यह अनंत है, इसका कोई अंत भी नहीं है, ठीक? तो इसीलिए अगर आप सबके लिए बोल रहे हैं तो बिना कर्मों के सबसे पहला जन्म हुआ ही नहीं किसी का। अगर हुआ तो वो पहले बुद्धि के रूप में प्रकट हुआ, फिर वो जहां बुद्धि आ जाएगी वहां अविद्या आ जाएगी, और जहां अविद्या आ जाएगी तो आपका सबसे बड़ी बात क्या है कि जो प्रश्न किया जा रहा है वो उस विषय का किया जा रहा है, और उस विषय की तुलना यहां से की जा रही है, यहां पर समस्या आ जाएगी, ठीक है? यहां पर समस्या आ जाएगी। अगर मान लीजिए कि आप जमीन पर दौड़ सकते हैं 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के प्रति घंटे के हिसाब से, मान लीजिए आप दौड़ सकते हैं, क्या पानी में भी दौड़ सकते हैं? बात बदल जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया। बुद्धि सूक्ष्म विषय है, कर्म संस्कार सूक्ष्म विषय है, मन सूक्ष्म विषय है। जब ध्यान की गहराई में उतरेंगे इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, असंभव है, ठीक? पूर्णतः असंभव है। इसीलिए ध्यान योग में उतरिए, और ध्यान योग में उतरकर इसको जानिए, इस विषय को समझिए। चेतना और कॉन्शियसनेस में क्या अंतर है? कॉन्शियसनेस अंग्रेजी शब्द है और चेतना हिंदी शब्द है, अंतर इतना ही है, ठीक? कॉन्शियसनेस की परिभाषाएं अलग हैं, आत्मा की परिभाषाएं अलग हैं। आत्मा को जब भी आप लेंगे शास्त्रों से लेंगे, उसे कॉन्शियसनेस, तो फिर आप जिन्होंने कॉन्शियसनेस वर्ड बनाया है उनसे जाकर पूछिए, यही तो समस्या होती है। भगवान और गॉड में क्या अंतर है? कितने अंतर आज तक हम बता चुके हैं। विंदेश्वरी मिश्रा जी, झिंगूर की आवाज हमेशा सुनाई देती है, ठीक है, झिंगूर की आवाज सुनाई देती है, क्या आपको कोई तकलीफ है? अगर रोग होगा, अगर कोई बीमारी होगी तो तकलीफ होगा। सागर बदगुजार, सर हम अपने विचारों को तो बंद नहीं कर सकते, तो हमारे मन में जो भी विचार चलते हैं तो क्या कर्म होते हैं, रहते हैं? हम, जी हाँ, बंधन बनते रहते हैं, विचारों से बंधन बनते ही रहते हैं। हम जो भी सोचेंगे तो क्या कर्म होता है? मनसा वाचा कर्मणा, तो होता ही है, मन से भी होता है, ठीक है। उसका फल वैसा नहीं होगा, जब वो शरीर से होगा, जब वो प्रकट रूप में जब कर्म होगा तो उसका फल बहुत ही दुष्कर होगा, फिर वो प्रकट रूप में फल सामने आएगा। मन से जो होगा उसका फल भी उसी रूप में फिर सामने आएगा। इस प्रकार से यह जानना चाहिए, ठीक? जैसा होगा उसी उसी के अनुसार उसका फल सामने आएगा। तो बंद नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए योग का जो सागर बदगुजार जी, योग जो है क्या कहता है? योगस चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग का अर्थ है चित्त वृत्ति का निरोध। तो जहां पर चित्त वृत्ति के निरोध का बात हो रहा है, वहां विचार तो बहुत कमजोर चीज है उसके सामने, वृत्तियों के सामने, तो निश्चय ही विचारों का भी निरोध हो जाएगा। जब चित्त वृत्ति का निरोध होगा तो विचारों का भी निरोध होगा। गौरव जी और विक्रम सिंह जी, बहुत बहुत अभिनंदन। कमलेश खैरनर जी, हरीश डंगवाल जी, रचना आरके जी, विनोद हांडा जी, कैलाश बड़े जी, बहुत अभिनंदन। तत्वमसी महावाक्य का साक्षात ज्ञान कब हो सकता है? तुरीयावस्था से ही हो सकता है, निधि ध्यासन से हो सकता है, ध्यान योग से हो सकता है। करिए। भरत पटेल, शंकर प्रसाद, 14 दिसंबर इज गीता महोत्सव डे। इस पावन दिवस पर एक वीडियो हो जाए। ठीक है, गीता महोत्सव डे है, पता है, तो वो कल का विषय है, तो कल चर्चा होगी। क्या ईशान का पुनर्जन्म होता है? इंसान या ईशान या मनुष्य, क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल होता है, अवश्य होता है। तो आचार्य प्रशांत कहते हैं कि ईशान का पुनर्जन्म नहीं होता, ये सब फालतू बातें हैं। पता नहीं उनके लिए होंगी फालतू बातें भाई। आचार्य प्रशांत जो कहते हैं क्या वो गीता है? आचार्य प्रशांत जो कहते हैं क्या वो शास्त्र है? प्रश्न ये है। आचार्य प्रशांत कहते हैं, उनकी अपनी विचारधारा होगी भाई, इसमें हम क्या कर सकते हैं?
ठीक, आप अनुसंधान कीजिए, ठीक है। तो निश्चय ही पुनर्जन्म तो होता ही होता है। पुनर्जन्म कहने का मतलब क्या है? पुनर्जन्म कहने का मतलब यही है, अभी तो पुनर्जन्म के बारे में हमने चर्चा कर दी। विज्ञानमय कोश ही विभिन्न योनियों में जाने का कारण बनता है। आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर इस सूत्र में क्या कह रहे हैं? साफ साफ संस्कृत में लिखा हुआ है, आचार्य प्रशांत को पढ़ा दीजिए, ठीक है। विज्ञान कोशो अयमति प्रकाश प्रकृष्ट सानिध्य वशात प्रात्मनः। तो यह आत्मा के नजदीक का इसलिए प्रकाशमय है। लेकिन पहले लिखते हैं भुंगते विचित्र स्वपी, भुंकते विचित्रा स्वपी योनिषु व्रजन्याति व्रजन्नायति, ठीक ना, निर्यात यद्य ऊर्ध्वमेशः, अर्थात कि यह विचित्र योनियों में भ्रमण करता है। कौन? यह विज्ञानमय कोश। यही जीव को विचित्र योनियों में भ्रमण कराने का कारण बन जाता है। यह अपनी पूर्व वासना से पुण्य पाप अनेक कर्म करता है और अनेक फल को भोगता है तथा विचित्र योनियों में भ्रमण करता हुआ कभी नीचे आता है तो कभी ऊपर जाता है, अर्थात कभी निम्न योनियों में जाता है तो कभी उच्च योनियों में जाता है। इस तरह का भ्रमण करता है, कभी सुअर तो कभी इंद्र की गद्दी पर भी बैठ जाता है। यह उसके कर्म संस्कारों के द्वारा और उदान वायु के द्वारा, उपनिषदों में पहले भी यह चर्चा हो चुकी है कि उदान वायु वह फोर्स है, उदान वायु इसमें सहायक होता है जो एक जन्म से, एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करवाता है। एक योनि से, शरीर नहीं कहना चाहिए, एक योनि से दूसरे योनि में, क्योंकि योनि तो देव योनि भी है, प्रेत योनि भी है, ठीक है। तो एक योनि से दूसरे योनि में ले जाने वाला उदान वायु बनता है। यह बात हमारे शास्त्रों की है। दूसरा कि पाश्चात्य के अंदर, पश्चिम के अंदर एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए पाइथागोरस। पाइथागोरस ने ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की थ्योरी दी है। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल बेस्ड ऑन कर्मा, ठीक है, कर्म की ही थ्योरी दी है। और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल होता है कि अर्थात वहां पर हम, यहां पर बुद्धि या जीव को हम कह रहे हैं, वहां पर सोल शब्द का प्रयोग किया गया है जीव के लिए। तो सोल जो है अपने कर्मों के अनुसार ट्रांसमाइग्रेट करता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। ये पाश्चात्य दर्शन में एक प्रमाण मिलता है इस बात का, ठीक। और हमारे शास्त्रों में तो कई बार यहां पर आदि गुरु शंकराचार्य स्वयं लिख रहे हैं कि निम्न योनियों में और ऊर्ध्व योनियों में जाता है, ठीक। तो अब वो जाने। और इस बात में रही बात कि यह विषय क्या अनुसंधान का विषय है, तो तर्क से नहीं, ध्यान योग से अनुसंधान का विषय है। आप खुद ही सूक्ष्म लोक में सूक्ष्म योनियों का साक्षात्कार कर सकते हैं। सूक्ष्म लोक में प्रवेश करके आप अगर सचेत होकर चेतना के साथ ध्यान योग के द्वारा अगर आप सूक्ष्म लोक में प्रवेश करते हैं तो आप सूक्ष्म योनियों का साक्षात्कार कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। किरीट शाह जी, जयप्रकाश यादव, ध्यान और सिमरन क्या अंतर है? ध्यान और सिमरन क्या अंतर है? सिमरन का अर्थ निकलता है स्मरण करना, स्मरण करना, ठीक है। तो स्मरण करने से आप ध्यान तक पहुंचेंगे। अगर एक ही भाव हो जाते हैं तो ध्यान और सिमरन में, क्योंकि सिमरन शब्द का अर्थ क्या है? सिमरन शब्द का अर्थ है स्मरण करना। स्मरण से आया है सिमरन, स्मरण से बना है सिमरन। माधुरी कोल्हे जी, गणेश पवार जी, जय माता की जय, गुरुवर आचार्य मिथिलेश सिंह जी, बहुत अभिनंदन। सरोज कृष्णानी जी, शर्मानंद पंडित, विज्ञानमय कोश अगर खराब हो तो क्या ध्यान योग करने से ठीक हो सकता है? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, जरूर फर्क पड़ेगा। कैलाश बड़े जी, खूब खूब धन्यवाद, अभिनंदन आपका। चित्त एंड बुद्धि में डिफरेंस क्या है? चित्त जो है वह हमारा एक तरह से समझिए कि वह डाटाबेस है, चित्त जो है। बुद्धि जो है वह तीन गुणों की विषमता से विकसित होती है और विषमता को ग्रहण करती है। विषमता से हो रहे
बन रहे अविद्या को ग्रहण करती है, माया को ग्रहण करती है। ठीक है, इस पर पहले चर्चा हो चुकी है, बृहद चर्चा हुई है कि बुद्धि और चित्त में अंतर क्या है। ठीक, बुद्धि, चित्त, मन, अहंकार, इन चारों में क्या डिफरेंस है, ये बताया जा चुका है। हमारे जितने भी पूर्व संस्कार हैं, वो चित्त को ग्रहण करके रखता है। अब जब आप विज्ञानमय कोश पर आएंगे, तो बुद्धि और चित्त दोनों ही विज्ञानमय कोश में ही बता दिए जा रहे हैं। ठीक है, जब आप विज्ञानमय कोश की बात करेंगे, तो यहां पर बुद्धि और चित्त को एक साथ ही लिया जा रहा है। तो यह इस विषय को समझना चाहिए। लेकिन वहां पर विज्ञानमय कोश में ही दो चीजें काम कर रही हैं, एक बुद्धि जो भेद करने वाली है, और दूसरा जो स्टोर करने वाली है, संस्कारों को रखने वाली है। तो हमारे चित्त में हमारे पिछले कई जन्मों के संस्कार और कर्म, उन सब का वहां पर पड़ा हुआ है डाटा। ध्यान योग के द्वारा योगी जन उनको देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के साथ अब विचारों को विराम देंगे, विदा लेंगे आपसे। कल फिर संजय कुमार जी, बहुत अभिनंदन। कल फिर 9 बजे हम इस पर चर्चा करने के लिए आएंगे और चर्चा करेंगे, इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें इस कार्यक्रम का। जो लोग ध्यान योग, हाँ एक और बात, जो लोग ध्यान योग का कोर्स करना चाहते हैं, कल गीता दिवस के दिन से ध्यान योग का कोर्स भी प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, तो कई लोगों ने ज्वाइन किया है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं और इस ध्यान योग कोर्स का लाभ उठाना चाहते हैं, तो अवश्य ज्वाइन कर लें। अभी भी समय है, परसों तक 15 तारीख तक ज्वाइनिंग होगी। 15 तारीख तक इसकी ज्वाइनिंग होगी। यद्यपि कोर्स कल शुरू हो जाएगा, तो जो एक दिन लेट ज्वाइन करेंगे तो वो उनका एक दिन का लॉस तो नहीं होगा, बस ये है कि जो कोर्स उनको एक दिन पहले मिलना था, वो एक दिन देर से मिलेगा, ये स्थिति उनके साथ बनेगी। तो कोई बात नहीं, आप 15 तारीख तक ज्वाइन कर सकते हैं। 16 तारीख तक हम नहीं कहेंगे ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ज़्यादा लेट करेंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो इसीलिए 15 तारीख तक आप इस कोर्स को, जो कल से शुरू हो रहा है, 14 तारीख से शुरू हो रहा है, 15 तारीख तक आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लें और ज़रूर लाभ उठाएं। कई लोगों ने पूछा कि हाँ, हमें ज्वाइन करना है, डिटेल भी मांगा, तो कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने डिटेल तो मांगा लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, शीघ्र ही ज्वाइन कर लें और इसका लाभ उठाएं। तो चलिए इसी के साथ विचारों को यहाँ विराम देंगे, और कल फिर मिलेंगे 9 बजे आप सभी से। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का, और अभिनंदन है, जुड़े बने, और आपको कार्यक्रम समझ में आता है, लगता है कि यहाँ श्रेष्ठ चर्चा होती है और बात समझ में आती है, तो निश्चय ही शेयर भी किया करें, दूसरों तक पहुंचाया भी करें। बहुत बहुत आभार।